नमस्कार, वीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर वापस अपने पार्ट सेकंड हिस्ट्री के प्रश्नों में आ गए हैं। हिस्ट्री का जो पार्ट सेकंड यानी पार्ट 2 का जो आंसर है और प्रश्न है, प्रश्न के बाद आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद हम आपको कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं। तो पूरे प्रश्नों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनके उत्तर देना है और इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद मैं भी एक उत्तर बताऊंगा। तो आपको फिर हमारे उत्तर बताने से पहले आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ध्यान से सभी लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और हमारे जो इसके पहले जो लेक्चर अपलोड हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लें, ठीक है। और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम कंटिन्यू क्लासेस भी करवाएं और ये टेस्ट, आपका टेस्ट का पार्ट ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दें, हर दिन आपको ये टेस्ट जो है तो मिलता है। लाइव का समय जो है वैसे 12 बजे है, थोड़ा वो लेट फास्ट हो जाता है, लेकिन आप ध्यान दें 12 बजे तक आपको मिल जाया करेगा। 12 से लेके 1 के पहले आपको मिल जाया करेगा। टेक्निकल इशू की वजह से आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। कौन सा राजा था जो देवपुत्र की उपाधि अपनाया था। 4 ऑप्शन अपने पास हैं, कुषाण, शक, यवन और गुप्त। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी से 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको करेक्ट करके बताइए आप, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। तो आपको बता दें कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था और उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था, जिसका मतलब होता है देवताओं का पुत्र। अर्थात यहाँ पे जब देवपुत्र की बात आ गई तो क्या नाम था उसका, कुषाण था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा आपका कुषाण। तो आपको इस तरीके से पहला प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, कुषाण। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो जो संघिक निकाय है वो कहाँ विकसित हुआ, वज्र में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ या फिर राजगृह में हुआ। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको सही करके बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शनों में से जल्दी से आप एक ऑप्शन सही करके बताइए। आपको बताना यह था कि महासांघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत ने थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उनको हीन सांघिक। ध्यान देना, अपना संघ बना करके स्वयं को क्या बनाया, महासांघिक, और जो क्या कर दिया, जिन्होंने निकाला था उनको हीन सांघिक नाम दे दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरे प्रश्न का आंसर जो है वो राइट आंसर क्या हो सकता है, वैशाली जो है वो राइट आंसर होगा। आप लोग सब लोग मिला लीजिए, अपना स्कोरिंग नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये 53 नंबर का प्रश्न है। अगला, कौन सा मिलन सही है, शाक्य कपिल वस्तु, कोलीय रामग्राम, कालम अल्पकप्पा, मल्ल कुशीनगर। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए कौन सा मिलन जो है वो सही है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो कपिल वस्तु थे, कपिल वस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन राज्य करते थे, ठीक है। कौन राजा राज्य करते थे, सुद्धोधन। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो है तो पहले ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि शाक्य जो है कपिल में राज करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में ही हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो 53 नंबर का आंसर है वो क्या है, ए नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो 54 नंबर है। 54 नंबर कहता है, निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की। मनु ने, कालिदास ने, चाणक्य ने या फिर व्यास ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपको बता दें कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। ध्यान से समझना, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, कुलगुरु थे। उन्होंने विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही नाम था, ठीक है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा है किसको, चंद्रगुप्त को ही। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। क्या कर दी, अर्थशास्त्र की रचना की। तो जब पत्नी और बच्चों की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है चाणक्य का राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। ये कहता है
23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? वैशाली से थे, वाराणसी से थे, पाटलिपुत्र से थे, वज्र थे। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से सही आंसर आपको बताना है। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र, वज्र। 4 ऑप्शनों में से आपका सही आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी पाऊ रहते थे, ठीक है ना। कब रहते थे? 800 ईस्वी में रहते थे। उन्हें शिखरजी से निर्माण प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? शिखरजी से। 23वें जैन तीर्थंकर की जब बात आ जाए तो किस जगह से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है, ध्यान दे लिए, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? अलारा कलाम, इसको अलार कलाम बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अलार कलाम, उद्धक रामपुत्र, मक्खी गोशाला और निगाथा। नीचे 4 सही विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चूज करना है, टिक करना है, करेक्ट करना है। तो जल्दी से सही विकल्प, अब आप लोगों के मन में आ गया वो, जल्दी से सही विकल्प आपको करेक्ट करके बताना है। जो भी क्लासेस लिया था उससे बन जाएगा, नहीं लिया था उससे भी बन जाएगा। अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन मैं बता ही रहा हूँ कि अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र गौतम के शिक्षक थे। ध्यान देना, किसके थे? रामपुत्र गौतम के शिक्षक थे। ध्यान देना, कौन कौन? अलार कलाम और उद्धक। अलार कलाम और ब्रह्म संत, एक ब्रह्म संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ भी थे और पीयूली कैनन ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के पहले जो शिक्षक थे उन्होंने दोनों से योग साधना सीखी थी। दोनों शिक्षकों से, किससे किससे? अलार कलाम से और उद्धक से, दोनों से योग साधना सीखी थी। तो जो आपका पहला आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर। ये कहता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा क्या है? शौनक, अश्वलायन, संखायन या साकल। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो आप लोग जल्दी से 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए। तो साकल जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। ध्यान देना, ऋग्वेद जो है वो विश्व की पहली पुस्तक है जिसकी 2 शाखाएं थी। क्या नाम था? एक का साकल और दूसरे का नाम वास्कल था। ध्यान देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर। कहता है जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन का, मोगा का, या फिर अजेस का, या फिर नाहपान का। जल्दी से चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही करना है। आप जल्दी से उसका सही आंसर दीजिए। ध्यान दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बताता रहूं कि जो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है, इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने ही करवाया था, जो मौर्यों द्वारा निर्मित किया गया था। ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, रुद्रदामन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 59 नंबर। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के संबंध में, वासुदेव के संबंध में, कालाशोक के संबंध में, या फिर अशोक के संबंध में। 4 प्रश्नों में से एक सही आंसर आपको बताना है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? बात आ गई तो जल्दी से बताइए। आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में हुई, क्योंकि कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे और बुद्धचरित के रचयित थे। ठीक है, बुद्धचरित के रचयिता भी थे। ये कश्मीर के कुंडल वन में इसकी जो है बौद्ध संगीत हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। ध्यान दीजिए, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। तो आपको क्या करना है? अच्छे से सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है ध्यान से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? कुषाण का, शक का, मौर्य का और गुप्त का। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना है, ठीक है, और उसके बाद उसका उत्तर देना है। साथ में क्या करना है? अच्छे से क्लासेस अटेंड करना है, कमेंट में आंसर जरूर देना है, ना बने तो बने तो, ठीक है। और ये देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं। तो मैं इसको बता दूं, 60 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, कुषाण। कुषाण जो था वो सही आंसर था। मथुरा का स्कूल का उन्नत समय कुषाण के समय में था। ध्यान दीजिए, जो विश्व प्रसिद्ध स्कूल था, क्या नाम था? जो विश्व प्रसिद्ध स्कूल था, इसका मुख्य रूप से विकास जो था वो कुषाणों के समय में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ध्यान दीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर। भारत का प्रथम शक राजा कौन था?
मोगा था, रुद्रदामन था, अजेस था या फिर घटोत्कच था। अच्छे से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद आंसर देना है। क्या हो सकता है, क्या राइट आंसर हो सकता है, ध्यान दीजिए। भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत से की बड़े हिस्से में अपना राज्य करने वाला जो राजा था उसका नाम मोगा था। क्या नाम था, मोगा। तो मोगा जो है वो राइट आंसर, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है 62 नंबर, कहता है स्टेट गूंज की नियुक्ति किसने की। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, सभी प्रश्नों का जो है वो कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। लेक्चर छोड़ के बीच में आप जो लोग भागते हो, भागना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। देखो क्या होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं समझता हूँ। जब भी कोई काम की चीज़ होती है ना तो वहाँ से माइंड जो है तो वो भागता है, और जब बिना काम की चीज़ होती है तो माइंड उस तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। अभी कोई कॉमेडी हो जाए तो आप लोग पूरा देखोगे। अभी ये लेक्चर है, यहाँ से यदि आप सभी प्रश्नों को पढ़ोगे तो क्या पता कोई कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो यहाँ से आप लोगों की जो दिमाग है वो इधर उधर काम करती है। सभी फ़ोन में DND लगाइए और चुपचाप जो है तो पूरा टेस्ट दीजिए लगातार, सभी लोग कंपटीशन के साथ। और इस पर हम डिटेल्स भी बताते हैं, उसको भी ध्यान से सुनिए, एक बार सुनिए, बार बार सुनिए। स्टेट गोज लेक्चर अपलोड रहता है। स्टेट गोज की नियुक्ति किसने की, यवन ने, शक ने, कुषाण ने या हूण ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर देना है, जल्दी से बताइए। स्टेट गोज की नियुक्ति किसने की थी, तो स्टेट गोज की जब नियुक्ति की बात आ जाए तो किसने की थी, जल्दी आंसर बताइए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, स्टेट गोज जो थे वो क्या थे, यवनों के सेनाध्यक्ष थे। कौन थे, यवनों के सेनाध्यक्ष थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न हमारा है 63 नंबर, कहता है 190 ईस्वी में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत का आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा राजा था, डेमेट्रियस था, अलेक्जेंडर था, सेलुकस था या फिर मेनांडर था। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शनों में से सही आंसर। तो यदि 190 ईस्वी पूर्व बैक्टीरिया की बात करें तो 190 ईस्वी में पूर्व में डिमेट्रियस नामक एक यवन राजा आया था। कौन आया था, डिमेट्रियस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिमेट्रियस। डिमेट्रियस नामक एक यवन राजा आया था, ठीक है, जो क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया और मौर्य साम्राज्य का बड़ा इलाका जीत लिया था। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था, डिमेट्रियस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में या पाटलिपुत्र में। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है, ध्यान दीजिए। तो यदि बात की जाए प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनांडर की, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तक्षशिला में बनाई या फिर मथुरा में या उज्जैन में, पाटलिपुत्र में। 4 ऑप्शनों में से जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, ठीक है ना। इन्होंने किसको बनाई, मेनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था, उन्होंने क्या कर दिया, तक्षशिला को अपनी राजधानी बना दी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया, मेगास्थनीज ने, हेरोडोटस ने, हेलियोडोरस ने, फायान ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है, जल्दी से सही आंसर करेक्ट करके आप आंसर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब ग्रीक राजा की बात आ जाए तो ग्रीक राजदूत जो था हेलियोडोरस, क्या नाम था, ग्रीक राजदूत जो था वो, ग्रीक राजदूत की जब बात आ जाए तो आपका बी नंबर जो है वो हेलियोडोरस था, ठीक है। हेलियोडोरस ने विदिशा में शुंग वंश, ठीक है, शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। किसने भेजा था, ग्रीक के राजा थे भागभद्र, उन्होंने भेजा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर, कहता है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे, शक के, गुप्त के, यवन के या मौर्य के। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। 4 ऑप्शनों में से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो कौन किए थे, कौन राजा कर सकते हैं, यवन राजा किए थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बहुत बृहद कथा की रचना किसने की, गूढ़ ने या फिर सर्ववर्मन ने, पाणिनि ने या राधा के या क्या नाम था, राधा गुप्त ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है, जल्दी बताइए। तो जब बृहद कथा की बात आ जाए तो बृहद कथा की रचना गूढ़ के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, गूढ़ के द्वारा हुई थी क्या, बृहद कथा की रचना। चलिए अगले प्रश्न पे, अब ये जो रचना हुई थी वो राजा हाल ही के राजकवि थे उस समय, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67 68 नंबर प्रश्न है,
कहता है कि किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, सातकर्णी प्रथम ने, हाल में सेमुक ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है, जल्दी बताइए। गौतमी सातकर्णी जो था, ध्यान दीजिए, गौतमी जो सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गौतमी सातकर्णी जो था, गौतमी सातकर्णी ने मालवा के शक राजाओं से वापस जीत लिया था, और जिसे पूर्व में जो सातवाहन राजा थे उनको हरा चुके थे। ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 69 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक से, जूनागढ़ से, या नासिक जूनागढ़ दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से राइट आंसर आपको देना है। तब तक मैं बता दूं कि जो नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है, ठीक है, इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी ने बनवाया था। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा? नासिक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो नासिक जो है वो सही आंसर है आपका, जल्दी से आपको टिक करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी लोग ईमानदारी के साथ पूरे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप लोग नोट करिए, अपना लास्ट में स्कोरिंग कितना है वो भी बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है, क्या कहता है भाई? कहता है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? राजा हाल ने, सेमुक ने, यज्ञश्री सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शनों में सही आंसर क्या होगा? तो नासिक जो है, अभी यहाँ पे जब बात आ जाती है तो राजा हाल ने, किसने किया था? राजा हाल ने गाथा सप्ती की क्या कर दी थी? गाथा सप्ती की रचना की। ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने जो है वो प्रकृति भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह किया था। क्या किया था? प्रकृति भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह किया था। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। किस 71 नंबर प्रश्न है। इसी तरह पूरे 50 प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर तक जाएंगे हम। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान देने में भूमि दी? कंड ने, शुंग ने, सातवाहन ने, मौर्य ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है, जल्दी बताइए। तो सातवाहन जो था उसका राइट आंसर था सातवाहन। ध्यान दीजिए, सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता था। ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी? ठीक है, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, जूनागढ़ में, या भाभरू में? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर, ध्यान दीजिए, कौन से? अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया था। ठीक है, किसको? लुम्बिनी को कर मुक्त। ध्यान दीजिए, लुम्बिनी जो है आपका सही आंसर है, कर मुक्त के रूप में इसको घोषित किया था। ठीक है, और केवल 1/8 हिस्सा कर योग्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इस तथ्य का वर्णन नेगविला रुमदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, उस पर हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 नंबर। ये कहता है सप्तपथ ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, सप्तपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ठीक है, ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, या अथर्ववेद के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके हैं? यजुर्वेद को। तो सी नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, 74 नंबर प्रश्न कहता है, 74 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? सबसे अनोखी विशेषता की जब बात की जाए क्या है, तो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया। इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीरा स्थल की बात आ जाए, सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके जो शहर थे उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो सी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है, कि क्या कहता है? 75 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित है? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। ये 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 1, 2, 3 पहला ऑप्शन, दूसरे में 1, 2 और 3, 2 और 4।
चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके बाद आंसर देना है। तब तक मैं बता दूं, अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा जो कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का जो राज्य है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित था। कौन था? मगध का जो राज्य है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से क्या था? वो प्रसिद्ध था। तो कौशल और मगध, ध्यान दीजिए, कौशल और मगध, ठीक है, क्योंकि कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थे वो गौतम बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे, यानी ये दोनों जो है वो सही होगा। तो ये दोनों दिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कहता है 76 नंबर कहता है ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, कई अनजान की खेती, कृषि आधारित समाज या वेतन की अधिकता। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके देना है। ध्यान दीजिए, तो 4 ऑप्शनों में से जब सही ऑप्शन की बात आ जाए तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, वेतन की अधिकता। वेतन की अधिकता जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर कहता है कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा जो शब्द है, ठीक है, शाखा, चरण, रथ या यज्ञ? तो इसमें से राइट आंसर आपको जल्दी से देना है। तो जब वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए जो विद्यालय होते हैं उनमें जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है? चरण यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर कहता है प्रकृति भाषा की व्याकरण प्रकृति प्रकाश की रचना किसने की? पिंगल ने, यास्क ने, वररुचि ने, शौनक ने। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। जल्दी से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। तो जब बात आ जाए प्रकृति भाषा की तो वररुचि जो है वो सही आंसर होगा। क्या होगा? वररुचि जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी अभी तक जो तिथि है वररुचि की अभी तक ज्ञात नहीं है कि कब इसकी रचना हुई थी, लेकिन जो है तो ये इसका राइट आंसर वररुचि होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर कहता है मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिए, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब इसकी बात आ जाए तो भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा, भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। 4 ऑप्शनों में से आपको जो है सही राइट आंसर जो है तो करेक्ट करके देना है। तो ध्यान दीजिए, जब मेगास्थनीज द्वारा इसकी बात कही जाए तो क्या होगा इसमें जो है, तो जब ये पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं, यानी गलत ऑप्शन की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तीसरा ऑप्शन। मेगास्थनीज के समय में जो है वो भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ठीक है, क्या होता था? भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ऐसा यहाँ प्रचुर बारिश के कारण हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर में निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था, स्टेसियस ने लिखा था, साइलेक्स ने लिखा था, हिप्पलस ने लिखा था। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके देना है। जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो साइलेक्स जो है वो सही आंसर होगा। क्या होगा? साइलेक्स जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि बता दें आपको कि ग्रीक लेखकों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया था और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा था। किसने भेजा था? डोरियस नामक राजा ने भेजा था। ठीक है, उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं, लेकिन नाम आज भी उसका है। ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न। पूरे 50 प्रश्नों की इस कड़ी में आपको पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 81 नंबर प्रश्न ये कहता है कि नवीवर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? भारत का, म्यांमार का, चीन का या मिस्र का? 4 ऑप्शनों में से आपको सही देना है, सही आंसर देना है। तो जब 4 ऑप्शनों में से नवीवर्ष की बात आ जाए तो भारत का ऐतिहासिक नाम है। ध्यान दीजिए, तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का जो ऐतिहासिक नाम नवीवर्ष था, जो पहले जैन धर्म ऋषभ के पिता राजा नाभि के नाम पर रखा गया था। जैन धर्म के जो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनके पिता नाभि के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 82 नंबर है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। ठीक है, फिर एक है कराइल अम्याय शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। इनमें कौन से कथन सत्य हैं? 4 ऑप्शन ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर ए केवल ए,
ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब सही आंसर की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, 1 और 2। यानी जब भी ये 2 के दोनों ऑप्शन जो ऊपर कथन दिए हुए हैं वो 2 के दोनों क्या है, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर है 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महमात नियुक्त किए थे। ठीक है, तो अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, तो जब 4 ऑप्शनों की सही सही बात आ जाए तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताइए। तो अशोक जो है वो सही होगा। पहला ऑप्शन जो है अशोक वो राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बता दें कि अशोक ने अपने धर्म या धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत नियुक्त किए थे। ठीक है, और उसके धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, और उसने क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती थी। तो इस तरीके से क्या होगा, अशोक राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84 नंबर कहता है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। सभी लोगों को पता होगा जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, जल्दी बताइए। जब 22वें तीर्थंकर की बात आ जाए तो जल्दी से आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 22वें तीर्थंकर ऋग्वेद में उनका वर्णन किया गया है। तो 22वें तीर्थंकर की बात आ जाए तो कौन थे भाई, जल्दी बताइए। अरिष्टनेम, सभी लोग आंसर दीजिए। अरिष्टनेम जो था राइट आंसर था। आपको बता दें कि अरिष्टनेम जो थे 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से समझिएगा। अगला जो प्रश्न है वो मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था। मौर्य वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था, गुप्त वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था, सातवाहन के द्वारा शुरू किया गया था, या फिर कंडू के द्वारा शुरू किया गया। 4 ऑप्शनों में से जल्दी से राइट आंसर देना आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सातवाहन के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान दीजिए, सातवाहन के द्वारा शुरू हुआ था। ध्यान दीजिए, आपको टेस्ट डेली मिलेंगे। ठीक है ना, क्लासेस भी आगे प्रोवाइड होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू की वजह से आगे पीछे हो जाता है समय, तो आप परेशान ना हो। 12 बजे तक या 12 के बाद आपको ये लेक्चर जरूर मिलते हैं। जब भी हम देते हैं तो आधे घंटे का टाइम लगा देंगे, आधे 1 घंटे का आपको कम से कम टाइमिंग दे देंगे। आप उस दौरान जो है तो प्रिपेयर हो जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है 85 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 85 नंबर, ये कहता है मात्रनामा जब मात्रनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था। तो किस वंश द्वारा शुरू किया गया था, तो मात्रनामा जल्दी से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर दीजिए। मात्रनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मात्रनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा जो था वो कौन था, सातकर्णी था। कौन था, सातकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सातवाहन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है 86 नंबर है, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा था। ठीक है ना, चोरी, हत्या, गाली गलौच या राजद्रोह। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। जल्दी से सही आंसर की जब बात आ जाती है तो क्या होता है भाई, जल्दी से सही आंसर की जब बात आ जाए तो चूंकि मनु की बात आई है तो ध्यान दीजिए, मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार जो है चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया था। ठीक है, कि चोरी के लिए ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा जो है अधिक दंड मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चोरी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर है, कहता है राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह किसके विचार है। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर ये किसके सबके स्वामी है, किसके विचार है। मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य क्या व्यास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब बात आ जाती है गौतम की, ठीक है, जब बात आ जाए राजा ब्राह्मणों की तो यहाँ पे गौतम जाएंगे। ठीक है, तो गौतम आ गए और गौतम राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था। गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। ठीक है, गौतम धर्मसूत्र जो है हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना और प्रासंगिक और श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो अगला प्रश्न हमारा है वो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था। राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, राजराज द्वितीय। ठीक है, इस तरीके से हम राइट आंसर इसका देंगे। तो जब बात आ जाए
कि किस चोल राजा ने महाद्वीप को जीता था, जल्दी बताइए। तो राज चोल वंश का एक प्रमुख शासक था। उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। जिसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता था। चोल वंश 3री सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। ठीक है, क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? राज जो है वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो चीज को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कल्प द्रुम की रचना किसने की? कालिदास ने, लक्ष्मीधर ने, सर्वेश ने, सदल मिश्र ने। इसी तरह पूरे 50 प्रश्नों के ध्यान दीजिए, सभी का आंसर आपको देना है। तो जब बात आ जाए कल्पद्रुम की, तो कल्पद्रुम की रचना जो है वो लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी। ये गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश का था। इसका महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। जो क्या किया था? मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। क्या नाम था? कल्पद्रुम, लक्ष्मीधर था। ठीक है, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर लक्ष्मीधर था। अगले प्रश्न पे गए। अगला प्रश्न ये कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने, करिंगम में, मैक्स मूलर ने, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, अब जब 4 ऑप्शनों की बात आ जाए तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस 1799 से 1840 तक इनका कार्यकाल था। ये एक इंग्लिश विद्वान थे। कैसे थे? इंग्लिश विद्वान थे। यह जो था वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रारंभक भी थे, संस्थापक भी थे। उसके सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया और सर्वप्रथम उसके ही ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा गया। क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा इसका? अशोक के ब्राह्मी शिलालेख की जब बात की जाए तो क्या होगा? जेम्स प्रिंसेस जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएस में जब इतिहास पोर्शंस के प्रश्न पूछेगा तो इस तरह के होंगे। इसी तरह इतिहास के पार्ट कुछ चलेंगे, इसके बाद कुछ पार्टों के बाद आपके पॉलिटी के पार्ट चलेंगे, फिर इसके बाद आपके ज्योग्राफी चलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक चलेगा। इस तरीके से हम पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर आपको जो है इसी तरह जो है तो उसके करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज जो है तो हम इस तरीके से टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए वीपी कंपटीशन एकेडमी के साथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसमें जो ये 91 नंबर है कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गंगा घाटी से, जमुना घाटी से, बेलन घाटी से, हिमालय की घाटी से। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर देना है। ध्यान दीजिए, तो जब बेलन की घाटी की बात आ जाए, चावल की खेती की बात की जाए तो कहाँ जाएंगे? बेलन की घाटी में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बेलन की घाटी में। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्रारंभ हुई? ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और लोथल से। ठीक है, जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। तो जब बात आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है अग्नि वेदिकाएं जो है तो प्रारंभ की गई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगन जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है? पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, आंसर देने की कोशिश करना है, नोट सभी प्रश्नों को कर लेना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, तो कालीबंगन की जब बात आ गई तो ध्यान से समझिए। कालीबंगन जो है यहाँ से ऊँटों की हड्डियों और अग्नि वेदिकाओं, जुते हुए खेत आदि के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, वो 93 नंबर प्रश्न है। ये कहता है पाली ग्रंथों से निगठना नेपुत्र किसे कहा गया है? अशोक को, गौतम बुद्ध को, चंद्रगुप्त मौर्य को, महावीर स्वामी को। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए, तो सभी लोगों को जो है सही आंसर इसका बताना है। तो जब बात आ जाए पाली ग्रंथों की, तो पाली ग्रंथ में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? महावीर स्वामी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो जब किस राजा को लिच्छवी दौहित्र के नाम से बात कही जाए तो क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? समुद्रगुप्त। ध्यान दीजिए, जो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। जब समुद्रगुप्त की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। ठीक है,
और इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र भी कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र भी कहा जाता था। ध्यान दीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ठीक है, तो सन्निधात्री करता था, प्रदेष्ट करता था, संहर्ता करता था, सेनापति करता था। 4 प्रश्नों में से एक सही आंसर आपको करेक्ट करके बता देना है। ध्यान दीजिए। तो सभी लोग जो है तो ध्यान से इस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो जब सन्निधात्री की बात की जाए, जब मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली की बात की जाए तो बात समझिए, तो क्या हो जाएगा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संहर्ता इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता ही होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य के क्षेत्र में वसूली करना होता था। राजस्व का प्रमुख क्षेत्र जो स्रोत होता था वो क्या होता था? कृषि होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न है। बहुत 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, ध्यान से पढ़िए। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? माल सस्ता हो गया था इसलिए, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था इसलिए, मंदी की अर्थव्यवस्था हो गई थी इसलिए, व्यापार में गिरावट आ गई थी इसलिए। 4 प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। क्या था? व्यापार में गिरावट था। तो जो राइट आंसर क्या था? वो डी नंबर जो है वो राइट आंसर था। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान दें, प्रश्नों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न जो है, 97 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अष्ट महास्थान कौन सा नहीं है? लुम्बिनी, राजगृह, फिर कुशीनगर, तक्षशिला। 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर करेक्ट करके बताना है। ध्यान दीजिए। तो 4 ऑप्शनों में से जब सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है तो क्या सही होगा? लुम्बिनी होगा, राजगृह होगा, कुशीनगर होगा या तक्षशिला होगा? तो तक्षशिला जो है वो सही आंसर होगा। क्या होगा? तक्षशिला जो है वो सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? तक्षशिला की जब बात आ जाए तो बात को समझना है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकस्य, राजगृह और वैशाली के बौद्ध ग्रंथों में से अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। ये 8 महास्थान ध्यान से समझिएगा। 8 महास्थान कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, साकास्य, राजगृह और वैशाली। ये 7-8 हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में, कालाशोक के काल में, कनिष्क के काल में, अज्ञातशत्रु के काल में। ठीक है, तो 98 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ध्यान दीजिए। तो जब बात आ जाए तृतीय बौद्ध संगीत की तो जाहिर सी बात है कि तृतीय बौद्ध संगीत ही अशोक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। ये अशोक जो है, यह जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? मोगलपुत्र तिस्य थे। कौन थे? मोगलपुत्र तिस्य थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? 30 वर्ष में, 35 वर्ष में या फिर 42 वर्ष में या फिर आप इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 38 वर्ष में? 4 ऑप्शनों में से आपको सही आंसर ध्यान देना है। ठीक है, सही आंसर आपको टिक करके बताना है। तो गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जब इसकी बात आ जाए तो ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध को जो है वो 35 वर्ष की उम्र पर, ऑप्शन नंबर बी है, 35 वर्ष की उम्र पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बट वृक्ष के नीचे। कहाँ? बट वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? राहुल, रोहित, चन्ना और इनमें से कोई नहीं। जो भी क्लासेस लिए होंगे हम बताए थे कि गौतम बुद्ध का जो एकमात्र पुत्र थे क्या नाम था? उनका नाम राहुल था। 500 इनका जन्म जो है राहुल का 534 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मैं कई बार बताया हूँ कि गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। ठीक है, राहुल का मतलब गौतम बुद्ध ने एक और मुसीबत बताई थी। ठीक है ना, क्योंकि पत्नी से पहले तंग ही थे, फिर अब इनसे तंग हो गए। तो इस तरीके से क्या करना है? आपको ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ना है और सभी का उत्तर देना है। ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ में आपको इन जो वीडियो हैं इन सबको शेयर भी करना है। अपने जितने भी ग्रुप हैं वहाँ सब में शेयर कर लीजिए और इसके बाद आप लोग स्टेटस लगाया करिए। ठीक है, यदि हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक ज़रूरतमंद लोगों तक आप लोग इसको पहुँचाइए। ठीक है ना, पढ़ने से, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए आप लोग सब लोग ध्यान से सभी लोग इसको पढ़िए। और जो लेक्चर्स हैं वो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। 10-20 मिनट इधर उधर होता रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि टेक्निकल इशू आ जाती है लाइव। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें और अच्छे से समझें। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा कि आगे अगली बार से लेट ना हो
पर फिर भी थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो जाता है, अपलोडिंग में समस्या हो जाती है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और शेयर जरूर करना है और लाइक भी कर दिया करो यार, इतने सारे प्रश्न पढ़ते हो तो लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक करने में, है ना। लाइक करो, कमेंट बिंदास तरीके से करो, जो भी सलाह देना है, इनवाइट करना है, आपको कोई सलाह देना तो आप सलाह दे सकते हो, नंबर भी दिया हुआ है ऊपर, हमारी वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे जा करके अपना इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है ना। और बाकी जानकारी भी वहाँ पे हम अभी जल्दी अपलोड करने वाले हैं, सिलेबस वगैरह, ठीक है। सिलेबस वहीं मिल जाएगा, नोट्स वहीं मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज वहीं मिल जाएगी, सारी व्यवस्था हम अभी जल्दी करने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र रखो, आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। बस काम चालू है सब में, जल्दी आप लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। सभी लोग शेयर जरूर करें इसको, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाएं, लाइक भी करें, ठीक है, ध्यान दें, और कमेंट भी करें, कुछ छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सबका।